हेलो वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। कल अपोजिशन ने 31 दिसंबर तक इस्तीफ़ों का ऐलान किया और कहा कि तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अपोजिशन के और जो प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स हैं वो अपने अपने इस्तीफ़े अपने पार्टी हेड्स को जमा करा देंगे। आज ये ऐलान हुआ कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की तरफ अपोजिशन का लॉन्ग मार्च होगा। कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया कि इस्तीफ़ों से पहले जो है बहुत कुछ हो सकता है और ज़ाहिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ अगर मुल्क जा रहा हो ज़रा तो कोई ना कोई कोशिश ज़रूर होती है कि नहीं इसको रोका जाए। तो ऐसी एक कोशिश हुई है। इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने, कल भी हमने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के एक सीनियर जो साहब हैं उन्होंने इमरान खान को इस बात पर राज़ी किया है कि वो अपोजिशन तक अप्रोच करें और उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यूज़ में भी ये कहा था कि वो हर बात पर बात करने को तैयार हैं सिवाय NRO के, जिस पे ज़ाहिर है अपोजिशन बिदक गई और अपोजिशन को आपको पता है क्या चाहिए। तो अब ये तय हुआ है कि जो इस हुकूमत के 2 सीनियर मिनिस्टर्स हैं शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी अमूमन बड़ी नपी तुली और सियासी जो है गुफ्तगू ऐसी करते हैं कि कम अज़ कम अपोजिशन से वो चीज़ें जो शायद शहबाज गिल नहीं करते ये कह लें। तो उन्हें ये टास्क दिया गया है कि वो अपोजिशन से राब्ते करें। एक अच्छी बात है क्योंकि जिस तरह से टेंशन ऊपर जा रही थी तो कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर होनी चाहिए थी। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि इज़ इट टू लेट कि अगर वो बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। बात ये करेंगे कि आप पार्लियामेंट में आइए बैठें, हम अपोजिशन को रिस्पेक्ट देंगे, जो कि ज़ाहिर है पहले आपने देखा ये होता था कि अपोजिशन का एक बंदा खड़ा हो जाता था, वो तकरीर करता था, उधर से PTI का एक मिनिस्टर खड़ा हो जाता था जो अपोजिशन को रिडिक्यूल करता था, मगर उससे पहले अपोजिशन वॉकआउट कर जाती थी। तो ये सारे उसमें लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो अब जो कोशिश यही है कि किसी तरीके से वो बैठें और पार्लियामेंट के अंदर बैठें, पार्लियामेंट को फ़ाल किया जाए, जो कि अपोजिशन की एक डिमांड भी है कि पार्लियामेंट को बिल्कुल ही जो है रबर स्टैम्प कर दिया गया है और ऑर्डिनेंस किए जा रहे हैं, कोई लेजिस्लेशन नहीं होती। मगर 13 को ज़ाहिर है जलसा भी है PDM का और लाहौर में है और ख़ासा उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल क्योंकि उनका जलसों का ये आखिरी जलसा होगा तो ज़ाहिर है इसमें खासा हाइप्ड अप भी होगा, इसमें खासी बातें भी होंगी। मियाँ नवाज शरीफ खासा कोरोना भी फैलेगा, बिल्कुल ज़ाहिर है आपको पता है। हाँ। उसमें और उस बारे में जो CM पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब उन्होंने कल ही कहा कि वो इस जलसे की इजाज़त नहीं देंगे इसी वजह से। तो पहले सुन लीजिए CM ने का क्या कहना था। हमें एतराज़ करना चाहिए इस तरह के कामों से। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इजाज़त देना गैर कानूनी होगा, अनलॉफुल होगा। गैर कानूनी काम का हम किस तरह से इजाज़त दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते उनकी इजाज़त, और ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लोगों की ज़िंदगियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। आपको पता है कि कितना कोरोना बढ़ रहा है और इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर होगी? बहैसियत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल हम किसी किस्म की इजाज़त नहीं देंगे इस किस्म की एक्टिविटी की जो अनलॉफुल हो। हाँ जी, तो CM तो ये कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है CM का जो वेट है वो, अगर इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि हम इजाज़त दे देंगे, हमें कोई मसला नहीं है, मगर अगर कानून ना तोड़ा तो। हाँ, तो वही तो मेन बात है। हाँ। I mean, अगर आपने कोई कानून लगा दिया है कि जी बड़ी गैदरिंग नहीं होगी, हाँ। तो फिर जाहिर है कि बड़ी गैदरिंग उस कानून को तोड़ेंगे। तो उसके अंदर भी तो मतलब वो कहते हैं ना कि शराइत व ज़वाबित लागू हैं। जब आप एक दूसरे की शक्ल नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ, मतलब यार सांप और न्योला, मतलब कैसे उनकी कोई मीटिंग हो सकती है? चाहे शेर भी आ जाए। हाँ। तो एक नेचर भी तो होता है ना आपका यार। लेकिन हेड मास्टर जब कहता है तो पहले भी तो नहीं, तो यार मिनिमम सेटलमेंट क्या हो सकती है? हाँ। मतलब ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही ना कि मीटिंग का एजेंडा क्या होगा यार। सही बात। अच्छा, एनीवे यार देखिए, छोड़े ये बातें तो होती रहेंगी। क्योंकि CM बुज़दार साहब ने कहा है कि किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। हाँ, तो जाहिर है आज बेचारे गुस्सा जैसे पहले 2014 में गिरा था DJ भट्ट के ऊपर 13 सितंबर को उनको जो है उठा लिया गया था उस वक्त की हुकूमत ने, और वो क्योंकि वो सारा जो है साउंड सिस्टम उस वक्त के धरने का उन्हीं के हाथ में था, तो ज़ाहिर है उनको पकड़ लिया। और उस वक्त फिर इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा वो हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जी ये कौन सा कानून है जिसके तहत लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और DJ भट्ट को जो कि सिर्फ म्यूज़िक दे रहा था हमारे धरने में,
تو اس کو یہ تو نون کی جو ہے نا یہ ظلم کی انتہا ہے قسم سے. اس کے بعد پی ٹی آئی آفیشیل کا بھی ٹویٹ آ جاتا ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ تو شریفوں کی وہ مونارکل سوچ کی عکاسی کرتا ہے. وہ تو بیچارہ ڈی جے ساؤنڈ سسٹم پرووائڈر ہے جو کسی کو بھی سروسز دے دیتا ہے, تو آپ کو کیا وہ ہوا. مگر اچھا نہیں, اس میں اب میں تھوڑی سی مطلب مجھے بھی تھوڑی سی ڈیولز ایڈوکیسی کرنی ہے, کیونکہ یہ پورے دن ڈی جے بٹ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر, تو اور ظاہر ہے کہ کیونکہ ہر ایک چیز کی کوئی پرانی ٹویٹ ملی جاتی ہے, زیادہ ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا, تو یہ ٹویٹس گھوم رہی تھی, تو اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا, مطلب جو کلیریفیکیشن آئی, کہے کہ نہیں یار یہ مطلب ایپلز اینڈ اورنجز ہے, یا اس وقت تو قانون توڑا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید ڈی جے بٹ نے واقعی کوئی قانون کی خلاف ورزی کی تھی. آپ ایف آئی آر میں کیا ہے, ایف آئی آر میں اتنا مزے کی چیز ہے, یہ ایک لیاقت علی اے ایس آئی صاحب ہیں, اور انہیں ان کے مخبر خاص نے اطلاع دی کہ جناب جو ڈی جے بٹ اپنی دکان پر میوزک چلا رہا ہے, مطلب جیسے ڈی جے بٹ کی دکان نائی کی دکان تھی, وہاں شیو ہو رہی ہوتی ہے اور وہ میوزک چلا رہا تھا, تو ظاہر ہے وہ, لیکن باہر خاموشی میں وہ ہو سکتی ہے نا, لیکن انہوں نے کہا وہ میوزک چلا رہے تھے اور وہاں پر لوگوں کے جو ہے سکون میں خلل پیدا ہو رہا تھا. اس اطلاع پر میں جو نا ہمراہیوں کے ہمراہ پہنچ گیا وہاں پر, اور تو وہ جو ہے وہاں وہ ڈی جے بٹ موجود تھا. اس نے اپنا نام پتہ بتایا کہ آصف نظر اس کا نام ہے, عرف ڈی جے بٹ, اور وہ جو ہے لاہور میں اس جگہ جو ینگ اسکوائر مارکیٹ ہے وہاں کا رہائشی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی دکان کی تلاشی شروع ہو گئی, اور اس کے پاس سے صوفے کے ساتھ ایک بندوق پڑی ہوئی تھی 12 بور کی ہے, تو وہ بھی پولیس نے چیک کی, پولیس نے, اور انہوں نے دیکھا لیکن اس میں کارتوس نہیں تھے. چلو یہ شکر ہے بچت ہو گئی, ورنہ اگر بھری ہوئی ہو تو اس کا شاید زیادہ سزا ہو جاتی ہے. تو انہوں نے وہ کیا, اور اس کے بعد اسے کہا کہ جی لائسنس کدھر ہے, تو ذرا دکھانا. تو اس نے کہا جی ابھی تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو پھر پاس مطلب لائسنس نہیں, آ جا, نکل جاتے. اور اس کے علاوہ پولیس نے اتنا اسلحہ برآمد کیا دکان سے, مثلا 3 عدد اسپیکر ڈی جے بٹ کی شاپ اسپیکر ریکور ہوئے ہیں. تو اسلحہ تو ہے نا یار, مطلب سب کا وہ کر رہا تھا. اور اس کے بعد اس کو بطور ثبوت پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے, اور اسلحہ ناجائز جو ہے ان کا, اور ساؤنڈ سسٹم اونچی آواز میں چلا کر کار سرکار میں مزاحمت کر کے. اچھا کون سے قانون یہاں پہ یار یہ دیکھیں, یہ 184 تے پہ ہے, 353 ہے, اور اس کے علاوہ اچھا پاکستان نہیں پنجاب آرمز آرڈیننس ہے, آرمز امینڈمنٹ آرڈیننس پنجاب, اور دا پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ. نہیں پھر تو ناقابل معافی ہے. ہاں بالکل, پھر تو ناقابل معافی ہے یار. ڈی جے بٹ ویسے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بندے کا اگر ہونا ہے نا یار, کسی کو اگر رول ماڈل بنانا ہے نا, ڈی جے بٹ کو بناؤ. یہ فری مارکیٹ اکانومی کے پوسٹر بوائے یار, مطلب میں بہت بڑا فین ہوں. رہا کرو ڈی جے بٹ کو, ہاں رہا کرو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی اور اس وقت بھی, میرے خیال میں جتنی ان کی پبلسٹی ہوئی عمران خان کے بعد اس دھرنے میں, اور آج کل جو ہو رہی ہے جلسے سے پہلے ہی, تو ڈی جے بٹ کی تو اگلی جو اسائنمنٹ ہے وہ یقیناً اس کی بہتری ہوگی, نو ڈاؤٹ انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ایک دفعہ گرفتار تو بالکل, چاہے وہ نون کے دور میں ہوں یا پی ٹی آئی کے دور. کوئی بات نہیں, لیڈر ایسے ہی بنتے ہیں. ویلکم بیک. اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بردباری یا جو میچورٹی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, مگر سوشل میڈیا کے آنے سے چیزیں کیا بہتر ہونی تھی, مزید اس میں خرابی آ گئی, اور سیاست اور غلاظت کا شاید ہم فرق جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں. بالکل. اور جس کا مظاہرہ آج ہم نے ٹویٹر کے اوپر جو ٹرینڈز چلے ہیں ان میں دیکھا. صبح جب میں نے ٹویٹر کھولا تو جو مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ ہے مریم نواز, ان کے خلاف ایک بیہودہ قسم کا ٹرینڈ چل رہا تھا, اور ظاہر ہے اس کا ریئیکشن آنا تھا. اور یہ جو چلاتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ فیک آئی ڈیز کے تھرو ہوتا ہے. اچھا نہیں, پہلے تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیتے ہیں. دیکھیں پہلے ایک ہیش ٹیگ آتا ہے اور وہ اتنا واہیات ہے کہ ہم نہ اس کا ذکر کر سکتے ہیں, اور اسکرین پر تو آپ کو بالکل ہی نہیں دکھا سکتے, جس میں مریم نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا. کچھ گھنٹوں بعد ایک رائیول ہیش ٹیگ آ جاتا ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا, اور 2-3 چھوٹے موٹے بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ, لیکن مین یہ بنتی ہیں. اچھا جہاں تک آپ سوری بات کاٹ رہا ہوں,
जहाँ तक आपने बात की ना फेक अकाउंट्स की, यार अब लोग अपने बाकायदा नाम, और फेक अकाउंट्स हैं, बॉट्स भी हैं, लेकिन लोग बड़ी प्राउडली इन चीज़ों को अब ट्रेंड कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इतना वक्त नहीं था, नहीं तो मैं थोड़ा सा वक्त लगा के आपको ये भी बता सकता था कि ये शुरू किसने किया और फिर वहाँ से फैला कहाँ। दैट इज़ परहैप्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि अच्छा सॉरी, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक अच्छी बात ये है कि मजम्मत भी बहुत ज़्यादा, बदकिस्मती अक्सर जब लोग मजम्मत करते हैं वो उसी हैशटैग को इस्तेमाल करके करते हैं, तो जिन्होंने ये बनाया है उनका मकसद पूरा हो जाए, वो फैल जाए। अच्छा, कुछ लोग फेक मजम्मत भी करते हैं, ये एक बड़ा अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं कि आप चाहते हैं कि ये हैशटैग फैले और उसके साथ आप लिखते हैं हम हैशटैग की मजम्मत करते हैं, इस हैशटैग को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये साहिबा बिल्कुल ऐसी नहीं है। अच्छा, अपने आप को भी साफ कर दिया और काम भी आपको होता है। कौन है जो ये हैशटैग चला रहा है और वो हैशटैग दे दिया, कितनी बुरी बात है। तो ये चीज़ें जो हैं इस कदर वो हो जाएगी। लेकिन खैर पाकिस्तान की सियासत में नया नहीं है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में भी हुआ और उसके बाद हमने देखा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी हुआ। ज़ाहिर है उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था तो कोई और तरीका कार इख्तियार किया। अगर हम सिर्फ अपने सियासतदानों के क्लिप्स चलाने लग जाएं जिनमें इस तरह की बातें हुई हैं, पूरा हफ्ता निकल जाएगा, पूरा हफ्ता एक शो क्या पूरा हफ्ता निकल जाएगा। लेकिन यहाँ अब जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और जितने मतलब तवातुर और जितनी खुशी के साथ ये देखो ये ऐसी ही है, ये मैंने नहीं देखा पहले। अगेन मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और इससे पता है क्या पता लगता है कि देखो सबसे जो खतरनाक झूठ होता है ना बॉस, वो होता है जो आप अपने आप को कहते हो, जब आप अपने आप से झूठ बोलते हो। और हम ना दहाइयों से एज अ सोसाइटी एक झूठ दोहराते आए हैं कि यार इस माशरे में औरतों की बड़ी इज्जत। सही बात। अच्छा, इज्जत का हमारा मतलब क्या है? जैसे कि फर्ज करें, और ये मैं मजाक के अलावा आज ये 2 दफ़ा हुआ है, 1000 दफ़ा ये होता है, अगर आप लिखें कि यार देखिए जो ये ख़वातीन पे तशद्दुद होता है, आप उनके हकूक़ दें, तो नीचे आता है कि लेकिन सर बैंक की लाइन में तो आपको नहीं खड़ा पड़ना पड़ता। ठीक है, बिल्कुल यार, मतलब कि लाइन या तवे से तंदूर आपको सबसे पहले मिल जाता है, इसका मतलब है कि ओपन सीजन है, बंदा कुछ भी कर सकता है। 2 मर्दों में या 2 कबीलों में लड़ाई होती है, इंतकाम औरत से लिया जाता है। एक ज़माने में ये रिवायत भी थी, अब तो कम है, कि कुरान शरीफ से शादी करवा दी। ठीक है, कारोकारी एसिड क्राइम्स। ठीक है, तो ये एक अगेन ये एक अच्छा झूठ है अपने आप को खुश करने के लिए, लेकिन ये सच नहीं है। कोई इज्जत नहीं है ख़वातीन की, और आज तो ये चीज़ एक तरह से साबित हो गई है। और मैंने नहीं देखा, अगेन अगर मेरे से गलती हो रही है इसमें तो मुझे माफ़ कर दें, मैंने नहीं देखा कि कोई भी टॉप लेवल पर इसको कंडेम कर रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक लेवल पर वो अप्रूव भी करते हैं। हमने अक्सर मतलब हर पार्टी कहती है कि नहीं जी हम अपने वर्कर्स को ये बोला हुआ है, लेकिन कहाँ है उसका इफेक्ट, कहाँ आता है? तो ये एक सिचुएशन है ना आपके सही बात। और कौन उनको कहेगा? मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए था कि तमाम लीडर्स जो कि वैसे तो हर चीज़ के ऊपर ट्वीट करते हैं, लेकिन कम अज़ कम आकर के ज़रूर कहते अपने फॉलोअर्स को कि जनाब ये प्लीज़ खुदा के लिए इस तरह की बेहुदा ज़बान इस्तेमाल ना करें। लेकिन क्योंकि इतनी हाइटेंड पॉलिटिकल टेंशन है, डैगर्स ड्रॉन हैं, साइड्स जो हैं वो पिक हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर है उसके बीच में ये भी चलेगा। और इस बीच मुझे नहीं समझ आती कि हमारा जो PTA है या साइबर क्राइम है वाले वो इस चीज़ को कैसे करते हैं। ये टेक्निकली आई डोंट थिंक साइबर क्राइम की आड़ में आता है, बट इससे एक और चीज़ मुझे मतलब अगर आप थोड़ा सा अगर मैं इस बात को बढ़ाऊँ, एक रेप केस होता है, ठीक है, सब लोग आते हैं कि जी फांसी दो, ये करो, प्रोटेक्ट योर वुमेन। अच्छा, बड़ी एक हैरानकुन बात है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब मोटेवे रेप केस हुआ था तो कुछ हमारे भी सहाफ़ी दोस्त हैं और कुछ और भी हैं, और वो यही कह रहे थे ना कि जी मतलब सख्त से सख्त सज़ा हो, रेप इज़ अ सीरियस क्राइम। उस वक्त तो सब एक बैंड वैगन में चले रहा था, मैंने भी अपना नंबर यहाँ पे लिखवाना है। अच्छा, वही साहब या वही लोग अगर कोई इंटरव्यू आता है जिसमें मतलब परफॉर्मेंस अच्छी, मैं साखदार की इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, वही ट्वीट आती है कि जी इनका तो रेप हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हम इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़ कि यार आपने देखा यार
कि वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया का रेप कर दिया क्रिकेट में। अच्छा, लेकिन जब एक्चुअल रेप होता है तो हम मतलब उल्टा हो जाते हैं कि यार रेप का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, हम कहते हैं कि जी ज्यादती हो गई, बेहुरमती हो गई, बेइज्जती हो गई। जहां रेप का लफ्ज इस्तेमाल करना है वहां हम नहीं करते, बल्कि हम इन तरह के इवेंट्स पर हम यूज करते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार ये आप थोड़ी सी ज्यादा बाल की खाल निकाल रहे हो, इससे आप एक संगीन जुर्म को मिनिमाइज कर रहे हो। ठीक है, अगर आज ये चीज ट्रेंड कर रही है कि जो भी आज ट्रेंड कर रहा था, तो इसका मतलब है कि लोगों की एक्चुअली कुछ लोग हैं जिसकी एक्चुअली ऐसी सोच है। अब प्रैक्टिकली अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो अगर किसी खातून का रेप होता है, ये वही लोग हैं जो इंस्टिंक्टिवली सोचेंगे कि नहीं ज़रूर इसने ही कुछ किया होगा। क्योंकि अगर आप हस्बे मामूल, अब आपने ये देखा है, ये फीमेल जर्नलिस्ट के साथ तो बहुत होता है, आसमा शराजी के साथ होता है, आलिया ज़हरा के साथ आपने देखा होगा, बेनज़ीर शाह के साथ देखा होगा, मतलब उठते के साथ ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो वो फिर लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये सोच ले जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि कैसे करते हैं? और ये इस हद तक पेनिट्रेट हो गई है कि एक दफ़ा मुजाहरा हो रहा था इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, आपको याद है, जिसमें हमने किया भी था, जिसमें बहुत से जो है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया था। वहाँ पुलिस वाले जो हैं वो हमारा रिपोर्टर कहने लगा कि उसने कहा कि ये सारे लोग मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले हैं और बिल्कुल जो कुछ हो रहा है इनके साथ। तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर तक ये सोच है कि बिल्कुल अगर है ऐसा तो ज़रूर कोई उसमें कोई ऐसी बात होगी। तो इस सारी चीज़ को कैसे कंट्रोल करें? नहीं, आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते ना, क्योंकि देखें जैसे आपने कहा ना कि यार पार्टीज कहती हैं कि ऐसा ना करो, तो आपने हाथी तो देखे हैं ना यार, कावन को तो आपने देखा होगा। तो बॉस जो दांत दिखाने वाले होते हैं ना, वो खाने वाले और होते हैं। तो एक्चुअली तो मेरा ख्याल है अनलेस एंड अनटिल एंड अनलेस मैं कोई एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट देखूं अक्रॉस द बोर्ड, मैं तो ये अज्यूम करूंगा कि आप चाहते हैं कैसा हो। सही बात, आप चाहते हैं कैसा हो, ठीक है। अगर मतलब आपके मुखालिफ के बारे में बात हो रही हो तो आप खुश हो रहे होते हैं, अगर आपके ऊपर बात आती है तो फिर तो जाहिर है कयामत आ जाती है ना। तो इट्स हिपोक्रेसी यार, इट्स हिपोक्रेसी, और यही है, हम यही है। क्या करें? वक्फा ले सकते हैं और वही लेंगे। वेलकम बैक। अगर प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ एक ओलंपिक स्पोर्ट होती तो यकीनन हर साल भारत गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तीनों हासिल करके घर चले जाते। फेक न्यूज़ जो इंडियन मीडिया पे चलती है उसमें हमने बहुत दफ़ा बात की है, और अगर ये सिर्फ भारतीय ऑडियंस तक महदूद रहे, मतलब कि अगर टारगेट मार्केट सिर्फ अपने लोगों को ही बेवकूफ़ बनाना इनका मकसद होता, तो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका मजाक उड़ा सकते हैं, जैसे वो कराची सिविल वॉर के दौरान हमने की थी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक पूरी नेटवर्क बेनकाब हुई है जो इंडियन स्पॉन्सर्ड है और जिसका मकसद है ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव खबरें छापना और प्रोपेगेंडा करना और भारत के एजेंडा को आगे बढ़ाना, बल्कि डिलिबरेटली यूरोपियन पॉलिटिशियंस, बल्कि पूरे अक़वाम मुत्तहिदा को टारगेट किया गया है। मकसद ये है इनफैक्ट, क्योंकि अभी ऑपरेट कर रही है, कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स और यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। पिछले साल एक इस नेटवर्क की एक झलकी हमारे सामने आई जब EU डिसइंफो लैब एक यूरोपियन NGO है जिनका काम है प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ को इन्वेस्टिगेट और एक्सपोज करना। इनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने हमें ये बताया कि कम से कम 265 फेक मीडिया वेबसाइट्स बनाई गई, भारत ने बनवाई, और जो तकरीबन 60-65 ममालिक में ऑपरेट कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से हुई? एक फेक वेबसाइट थी यूरोपियन पार्लियामेंट मैगजीन के नाम से। अगर आप उसको देखें तो आप समझेंगे कि यार सही है, यूरोपियन पार्लियामेंट की मैगजीन है, लेकिन अब आप कंटेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 100% सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही बातें की जा रही हैं। उसके साथ एक सिस्टर वेबसाइट थी जो भी इस तरह की खबरें प्रिंट करती थी, टाइम्स ऑफ जिनीवा के नाम से, और बल्कि इनको फीड करने वाली एक इंटायर फेक न्यूज एजेंसी थी, 4 न्यूज एजेंसी के नाम से। अच्छा, ये खबर छापते थे, इनके जो मिले हुए NGOs थे वो फिर उन पर मजीद बातें करते थे,
اور ان ساری ویب سائٹس اور ان ساری NGOs کا لنک نیو دہلی بیسڈ سریواستہ گروپ کے ساتھ ان کو ملا. اچھا یہ وہی گروپ ہے جس نے پچھلے سال آرٹیکل 370 کے بعد 27 یورپین یونین کے پارلیمنٹ کے ممبرز کو کشمیر کا دورہ کیا تھا, تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک پورا سال لگا ہے EU ڈسانفو لیب کو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتے کرتے, اور اب جو ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ اتنی تفصیلی ہے کہ 10 15 20 منٹ میں آپ اس کو کور نہیں کر سکتے. تو میں چاہوں گا کہ آپ سب ان کی ویب سائٹ پر جا کر اس کو پڑھ لیں. اٹ از ریکوائرڈ ریڈنگ. EU ڈسانفو لیب کا خود کہنا ہے کہ ابھی ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے کیونکہ اتنی بڑی نیٹ ورک تھی. نئی انویسٹیگیشن شروع کہاں سے ہوئی؟ پچھلی بار ان کو ایک NGO ملی, ایک NGO کا لنک ملا جو ایسی یہی پروپیگنڈا آگے بڑھا رہی تھی, جس کا نام تھا کمیشن ٹو اسٹڈی دی آرگنائزیشن آف پیس. اچھا اب جب ان لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا ان کو پتہ لگا کہ یار یہ تو UN کی تسلیم شدہ NGO ہے اور یہ لیجیٹمیٹ ہے, یہ ایک دم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. پتہ لگا کہ یہ ایکٹیو تھی اور یہ بالکل صحیح کام کر رہی تھی, لیکن 1970s میں یہ بند ہو گئی. اچانک 2005 میں یہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. لیکن اب اس کو پیس یا اسٹڈی کا کوئی کام نہیں ہے, صرف اور صرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں. نہ صرف ایک ڈیڈ NGO کو دوبارہ زندہ کیا ہے, لیکن ان کے جو سابق سربراہ تھے لوئی سون, جن کو گرینڈ فادر آف انٹرنیشنل لا ان دی US کہا جاتا ہے, اور 2006 میں وہ فوت ہو گئے تھے, ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا. اور بلکہ فرینڈز آف گلگت بلتستان ایک ان کا بنایا ہوا NGO ہے, اس کی میٹنگ میں بھی ڈال دیا. اچھا انٹرسٹنگلی اگر آپ ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں اور فیس بک پر ایکٹیو ہیں, آپ نے شاید سینگ سیرنگ نام کے ایک بندے کی ٹویٹس یا پوسٹ دیکھی ہوں جو کہتا ہے کہ جی ہم گلگت بلتستان کا ایکٹیوسٹ ہیں. وہی اس NGO کا ہیڈ ہے, اس گروپ کا. یہاں سے باتیں آگے نکلتی گئیں. اچھا اب فیک نیوز ویب سائٹس کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ٹائمز آف جنیوا نام کیوں رکھا, یورپین پارلیمنٹ میگزین نام کیوں رکھی, ایک تو تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ لیجیٹمیٹ ہے اور افیلیٹڈ ہے, لیکن دوسری بات یہ ساری ان لوگوں نے رجسٹر کی ایز بزنسز ان یورپ. اچھا اب انٹرنیٹ کے الگوریتھم اور گوگل کا الگوریتھم یہ ہے کہ اگر میں یورپ میں بیٹھ کے پاکستان سرچ کر رہا ہوں تو یوزولی جو لوکل نیوز سورسز ہیں وہ آئیں گی. تو اگر میں کوئی نارمل یورپین ہوں, میں نے پاکستان سرچ کیا, پہلے 50 ساری کرٹیکل اور انفیکٹ اینٹی پاکستان ہیں. جو انٹرسٹنگ بات ہے اس نئی رپورٹ میں کہ صرف یہ ویب سائٹس تک نہیں ہے. اچھا ویب سائٹ کتنی ہے؟ 750 پلس فیک ویب سائٹس, 116 ممالک میں یہ ایکٹیو, اور تقریباً 10 سے 20 زومبی NGOs. اگر آپ کہیں گے زومبی NGOs کیا ہے, ان کا وجود ہے لیکن یہ سب پتلے ہیں, یہ کنٹرول ہوتے ہیں. اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے خبر آئی, خبر کو آپ کی جعلی NGO نے اٹھایا, ٹھیک ہے, انہوں نے مظاہرے کیے, اور پھر یورپین پارلیمنٹ کے لوگ وہاں متوجہ ہوئے. اچھا ایک تو ابھی میں نے بات کی جو ایک زمانے میں لیجیٹمیٹ NGOs تھی اور اب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان کی آڑ میں ان لوگوں نے اپنی 3-4 فیک NGOs بنا دی ہیں 10 لوگوں کی, اور کیونکہ ان کے ساتھ افیلیشن ہے اور لوگ کہیں گے کہ ان کی اقوام متحدہ کے ساتھ افیلیشن ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ریئل ہے. جیسے کہ یورپین آرگنائزیشن فار پاکستانی مائنورٹیز, جیسے کہ بلوچستان ہاؤس, جیسے کہ ساؤتھ ایشیا ڈیموکریٹک فورم, اور یہ سب کے سب نیو دہلی بیسڈ سریواستہ گروپ نے بنائے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو اس بریک کی بات بتائیں. ویلکم بیک. اچھا طریقہ واردات کیا ہے یہ جو پوری نیٹ ورک ہے؟ پہلے جھوٹی خبر یا پروپیگنڈا والی خبر آتی ہے ان کی ویب سائٹس پر, ٹھیک ہے, پھر ان کے ساتھ جو منسلک زومبی NGOs ہیں, اور زومبی NGOs کے آڑ میں جو ایکچوئل NGOs انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جیسے بلوچستان ہاؤس اینڈ سو آن, جن کا بھی میں نے نام لیا تھا, وہ پھر پریس کانفرنسز کرتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں, اور لا میکرز اور پارلیمنٹیرینز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا جب وہ یورپین لا میکرز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم پاکستان کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ جی ایک بڑا ہیومن رائٹس کا ایشو ہے یا ویمنز رائٹس کا ایشو ہے یا مائنورٹی رائٹس کا ایشو ہے, یہ ہم آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ ان کو بڑا کنسرن ہوتا ہے ان چیزوں کو, تو وہ آ جاتے ہیں, پھر وہ خبر لے کر اس کو ٹویسٹ کر کے
इमीडिएटली कौन सी न्यूज एजेंसी इंडिया में इसको पिक करती है? ANI। और यूं 2 सेकंड के अंदर अंदर। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग इसमें डिटेल ये है कि किस किस किस्म की लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया हुआ है। एक थी 2007 में ये बंद हो गई थी, द कैनर्स इंटरनेशनल परमानेंट कमेटी। कैनर्स से मेरी मुराद है जो ये जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का जो कैन बनाते हैं या किसी का कैन बनाते हैं, ये उनका इदारा था कि सर टीन की कीमत बहुत बढ़ गई है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एकदम से वो वापस आती है इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन अब वो कैन्स के बारे में बात नहीं कर रही, वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है। और वो जिनीवा में जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादातर इंप्रेशनेबल होते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स का इशू है, आप आ जाएं, वो उनको टारगेट करते हैं, फंड करते हैं कि आप यूएन में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। होता और ये कामयाब स्ट्रैटेजी रही है। ये जिन ग्रुप्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, इनको बकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द यूएन भी टाइम दिया गया है। यूएन की जो साइड मीटिंग्स होती है, साइड पैनल्स होती है, वहां पर बकायदा टेस्टिमनी दी है। अच्छा, कभी कभी लेजिटिमेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस आप ले लें, ठीक है, वो भी फूल हो जाती है। आपको एक इन्विटेशन आती है फ्रॉम द वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज काउंसिल, आप कहते हैं ठीक है जी, वहां पर आप पहुंचते हैं, बात करते हो ये एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज की यहां पर कोई बात नहीं हो रही। नाटसी जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे जोसेफ गोबल्स, उनका एक बहुत मशहूर एक उनकी कहावत है कि अगर झूठ बोलना है तो ऊंची आवाज में बोलो और बोलते जाओ जब तक लोग इसको सच ना समझे। अब एवरेज बंदे के लिए जब वो कोई सर्च करता है और वो देखता है कि एक चीज 10 जगहों से आ रही है, वो कहता है यार जरूर ये बात सही होगी। यहां पर भी एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जा रही है। बेसिक क्या कहते हैं, कैंपेन का टारगेट पाकिस्तान है, लेकिन अब जाहिर है चीन भी इसके अंदर आने लगा है। और क्योंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन इनकी कंप्लीट नहीं है, तो ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन तक भी महदूद नहीं है। बांग्लादेश, मालदीव्स, मिडिल ईस्ट और इनफैक्ट अफ्रीका में तो बाकायदा एग्जिस्टिंग एनजीओज को इम्पर्सनेट किया है। ये इस हद तक चले गए थे कि मार्टिन शुल्स जो साबिक सदर हैं यूरोपियन यूनियन के, उनकी भी आइडेंटिटी स्टील कर ली। और मेरा ख्याल है कि यूरोप में ये काफी संगीन जुर्म होगा। अच्छा, लेकिन इसमें जिस तरह से वो हनी ट्रैप करते हैं यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को, वो भी जैसे आपने कहा कि 4 जगह से पहले ला के दिखाई कि ये रिपोर्ट है, फिर जाहिर है कम से कम यूएस के अंदर आपको पता है कि ये जो पॉलिटिकल ब्राइब है वो भी चलता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि जब भी कुछ हो रहा होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, या हमने कोई बात करनी होती है, तो एकदम पूरे जनीवा में फ्री बलोचिस्तान के पोस्टर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ये भी श्रीवास्तव ग्रुप ने ही किया है। और जाहिर है देखिए मसला पता क्या होता है कि आप जैसे माइनॉरिटी राइट्स हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गए, ठीक है, आप इशू को डीलेजिटिमाइज कर देते हैं अपने प्रोपेगेंडा के लिए। ये है जो हो रहा है। एंड आई थिंक कि अब वक्त आ गया है कि इसको फ्लोर ऑफ द यूएन में भी बनाया जाए, क्योंकि यूएन को बेवकूफ़ बनाने की कामयाब ये कोशिश रही है। अगर इन जैसे लोगों को फ्लोर ऑफ द यूएन पे आप मौका दे रहे हैं, आप उनकी बोनाफाइड चेक नहीं कर रहे, सो देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। चले जनाब, ये थी रिपोर्ट और आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।